आर्यन खान ड्रग मामले में कंप्लेंट की गई थी समीर वानखेड़े को लेकर के समीर वानखेड़े ने जो ये जांच की है, जो रेड की है, ये फर्जी है। और गवाह प्रभाकर सैल ने ये आरोप लगाया था कि इस मामले में कुछ पैसों की डील हुई है। शाहरुख खान की मैनेजर 18 करोड़ रुपए में डील फाइनल करने के लिए 50 लाख रुपए एडवांस लेकर आई और उसने ये तक कहा कि मैंने बैग में पैसे ले जाते हुए देखा। किसको पैसे दिए, किसी को लिए? सैम डिसूजा और प्रभाकर सैल ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने देखा कि सैम डिसूजा और किरण गोसावी ये दो लोगों के बीच बातचीत हो रही थी और इसमें 50 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि 8 करोड़ रुपए हमें देने हैं समीर वानखेड़े को और हम ये अपना बयान बदल देंगे और आर्यन खान को छुड़वा देंगे। इतना गंभीर आरोप जब समीर वानखेड़े पे लगा, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, और पूरी जांच को सवाल के घेरे में लिया नवाब मलिक ने, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इसके बाद आपको बताएं कि समीर वानखेड़े खुद दिल्ली आए थे और जो भी जांच से संबंधित दस्तावेज थे उन्होंने एनसीबी के उच्च अधिकारियों को सौंपे। उसके बाद उन्होंने ये तक आग्रह किया कि क्योंकि विवाद किया जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये जांच किसी और टीम से कराई जाए। समीर वानखेड़े की इस आग्रह के बाद दिल्ली से गई हुई जो टीम है, जिसकी खुद निगरानी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं, उनकी निगरानी में इस सारे मामले की जांच दोबारा से शुरू हुई। और जब जांच शुरू हुई है तो अभी तक आपको बताएं 14-15 गवाहों से बातचीत की है डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी तक हमने गवाहों को बुलाकर बातचीत की है, अधिकारियों से भी बात की है और एनसीबी के कर्मचारियों से भी बात की है। अभी तक क्या नतीजा निकला इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि जांच चल रही है खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के लिए हमें जो जो जरूरत है, जिन जिन लोगों से बातचीत करनी है, वो हम करेंगे। और इसमें यह भी एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे कि रेड फर्जी है और यह तो जो है फंसाने के लिए किया गया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि आर्यन खान को तो अपहरण करके क्रूज पे ले जाया गया। अब इतने जब आरोप लगे हैं तो जो डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह है, उन्होंने कहा कि हम दोनों पहलू से बात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और इसीलिए हम मौके पर भी गए, यानी क्रूज तक पे भी गए जहां वो घटनास्थल है, और हमने सीन को रिक्रिएशन किया है। जिस तरह से कई बार हम देखते हैं सीबीआई जांच करती है या पुलिस जांच करती है, कोई घटना हो जाए, फिर उसमें उसी तरह से कैसे कैसे लोग गए होंगे, कैसे पहुंचे, कैसे रेड की टीम पहुंची, ये सारा कुछ उन्होंने किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो है इस मामले में मुंबई पुलिस की भी हेल्प ले रहे हैं और उसके लिए हम मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी मिले। उन्होंने भी कहा कि ड्रग के खिलाफ कार्रवाई में हम आपके साथ हैं और एनसीबी जो जांच में हमारा सहयोग चाहती है वो हम करेंगे। इसी में आपको बताएं अभी तक जो किरण गोसावी है वो जेल के अंदर है और उसकी भी कस्टडी ये जांच टीम मांगेगी ताकि पता लग सके कि वो जो आरोप लगे हैं प्रभाकर सैल के द्वारा आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई है। पत्रकारों ने यह भी पूछा कि क्या आपने अभी तक पूजा ददलानी से पूछताछ की, जो कि वो शाहरुख खान की मैनेजर है, तो उन्होंने मना कर दिया। क्या अभी तक आर्यन खान से बात की, पूछताछ की, तो भी उन्होंने मना कर दिया। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप कि जो आरोप लगे हैं कि अभी तक रिश्वतखोरी के नाम पर 50 लाख का बैग जो देखा गया, जिसके बारे में प्रभाकर सैल ने कहा कि मैंने खुद देखा, अब देने वाले से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। इसमें इसलिए क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, एनसीबी के उच्च अधिकारी इसमें पूरी सतर्कता बरते हुए हैं और जब तथ्य मिल जाएंगे, कोई जानकारी पुख्ता मिल जाएगी, मान लीजिए अभी तक ये लग रहा है कि प्रभाकर सैल ने यूं ही आरोप लगा दिए, कोई तथ्य है नहीं, जानकारी है नहीं, हालांकि कोर्ट में उससे एफिडेविट मांगा गया है। इसका मतलब यह है कि प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाए हैं यदि वो झूठे निकलते हैं तो प्रभाकर सैल को इसकी सजा मिलेगी और इसीलिए कोर्ट ने उससे बाकायदा एफिडेविट मांगा कि आप हमें शपथ पत्र दीजिए, लिख के दीजिए। उसका मतलब ही यही होता है कि आरोप अगर झूठे हैं तो जेल। अब प्रभाकर सैल के वकील की हमने सुनी थी, वो एक जगह पत्रकारों से बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, हाँ जी हम अपनी बात पे पक्के हैं, प्रभाकर सैल जी जो मेरे मुवक्किल हैं
उनसे जो है प्लेन पेपर पर साइन कराए गए थे एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा। उस आरोप पर वे अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन अब इसके काउंटर में एनसीबी के जो समीर वानखेड़े हैं और अधिकारी हैं, वो क्या अपना जवाब दाखिल करते हैं, क्या अपने सबूत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो रेड हुई है उसकी वीडियोग्राफी ना हुई हो या जो दस्तावेज हैं उनके बारे में सत्यता ना हो, प्लेन पेपर पर साइन कराना, और प्लेन पेपर पे साइन करे क्यों, ये भी एक सवाल है। प्रभाकर सहल यदि ये कह रहा है कि मैंने से प्लेन पेपर पे साइन कराए, तो क्या आपके कनपटी पे कोई बंदूक रखी थी किसी ने कि भैया प्लेन पे साइन कर? आप तो गवाह थे, आपने तो ड्रग ली नहीं, आप तो ड्रग में दोषी थे नहीं, तो आपका क्या स्वार्थ था कि आपने प्लेन पेपर पे साइन किए? क्या ये सब गोरख धंधा चल रहा है कि ड्रग की कहीं पार्टी हो या खेप पकड़ी जाए, वहां गवाह आ जाए और गवाह से वो अधिकारी साइन करा देते हैं, बाद में ये लोग गवाह ये पार्टी से पैसा लेकर अदालत में मुकर जाते हैं और इसलिए ड्रग माफिया छूट जाते हैं? ये धंधा चल रहा है क्या? जिस तरह के लेविश लाइफ ये लोग जी रहे हैं, जो केवल गवाह हैं, कुछ दिनों पहले ये अपराधी थे, आज ये चाहे प्रभाकर सहल हो, चाहे वो फिर जो है आपका बताएं किरण गोसावी हो, फिर चाहे सैम डिसूजा हो, ये लोग कभी ड्रग के काम में थे, ड्रग पीते थे या कंज्यूम करते थे क्या? लेकिन आज की डेट में ये गवाह हैं। क्या स्वार्थ है इनका? ये भी एक मामला है। इनको बताया गया कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, लेकिन आज पता लग रहा है कि पहले ये ड्रग के कारोबार में खुद थे। 2 ग्राम 5 ग्राम किसी को बेचना, इधर उधर करना, आज ये गवाह बन गए। इनको लगता है कि अधिकारियों से निकटता रख के गवाह बन के ये ज्यादा फायदा है, मुकर जाओ। अब ये पता लग रहा है कि ये तो करोड़ों में डील करते हैं। इसीलिए मुंबई में जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनके पास पैसा है, ड्रग पार्टी करते हैं। ये कई बार अंदर से बातें आई हैं, तो कहीं इस तरह की डील करके ये कहीं पुलिस और ये एनसीबी और गवाह सब लोग तो नेक्सस नहीं मिला हुआ था। इस सब की जांच जो डीडीजी हैं एनसीबी के, ये ज्ञानेश्वर सिंह, इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको जो कंप्लेंट मिली है वो काफी गंभीर है कि यदि एनसीबी का डिपार्टमेंट इस तरह का काम कर रहा है मिलकर के, गवाह, पुलिस, अपराधी, इनसे मिलकर के केवल पैसे कमा रहा है, तो मामला ज्यादा गंभीर है। फिर तो इस देश में नशे का कारोबार कैसे खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताएं 2014 से जब मोदी सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद से उन्होंने जो नीति बनाई है, उस नीति में 2 ही तरफ कड़ा प्रहार करने का केंद्र ने तैयारी की। उसके लिए कानूनों में परिवर्तन किया और वो था, एक ड्रग माफिया, दूसरा आतंकवाद। इनका मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार, अमित शाह जी ने इतने कड़े कानून बना दिए हैं, जिसको लेकर अभी देखा ना, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालने वाले थे कि साहब जो एनडीपीएस एक्ट है इसमें परिवर्तन कर दो। क्यों? कि साहब जो पीने वाला है इसे छूट दे दो। अब समझिए, सरकार ने कानून बनाया है तो क्यों दलील दी जा रही है, क्यों कानून में छूट करा रहे हैं? अगर पीने की छूट हो जाएगी फिर तो पान के खोखे पे, हर दुकान पे, पनवाड़ी के पास, गांव-गांव में सब जगह ड्रग मिलेगी। और अगर ड्रग सब जगह मिलेगी, जिस तरह से हम देखते हैं बिहार में, बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दी, लेकिन वहां पीने वाले पी रहे हैं। अब वो कहीं से भी ला रहे हैं, 4 गुना रेट पे ला रहे हैं, कई बार कच्ची बना रहे हैं, कच्ची बना रहे हैं तो मर रहे हैं। फिर सरकार को कहते हैं सरकार क्या कर रही है। इसी तरह अगर ड्रग के पीने की छूट कर दी जाए, जैसा लोग मांग कर रहे हैं, कुछ ड्रग के नशेड़ी गंजेड़ी लोग, नशेड़ी गंजेड़ी चाहते हैं कि यह नशे का कारोबार चलता रहे, क्योंकि उससे फायदा पाकिस्तान के आतंकवादियों को पहुंचता है। तो कुछ लोग इसकी पैरवी कर सकते हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर ये छूट कर दी, फिर तो जैसे तैसे कैसे आज की डेट में बैन है, उसके बावजूद ड्रग पार्टियां चल रही हैं, उसके बावजूद ड्रग की बड़ी बड़ी खेप आ रही है, उसके बावजूद ये अरबों करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा है। अगर छूट कर दी तो इस देश में कोई घर शायद ऐसा नहीं बचेगा जहां ड्रग कंज्यूम ना हो रही हो। इस देश की पीढ़ी को कैसे बचाएंगे? और आतंकवादियों के पास ये ड्रग बेचने के बाद जो पैसा पहुंचेगा, इसको कैसे रोकेंगे? आज की डेट में आतंकवाद पर जो कड़ा प्रहार हमारी सेना कर रही है, सैनिक शहीद होते हैं, किसी मां का लाल यहां से धरती से जाता है, कितना जोर पड़ता है उन परिवारों पे। जवान जवान बच्चे आतंकवादी की गोली का शिकार होते हैं। वो गोली का पैसा आतंकवादियों के पास कहां से आता है? इसी ड्रग माफियाओं के जरिए, जो ड्रग बेची जाती है। और इसीलिए इस ड्रग को प्रतिबंध करने का कृत संकल्प, कड़ा संकल्प मोदी सरकार ने लिया है,
जिसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। और इसीलिए जो दिल्ली की गई हुई टीम है डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के नेतृत्व में, ये उसी तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि यदि कहीं इसमें कोई अधिकारी भी मिला हुआ है तो वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाए, भले ही वो कितना पुराना कितना सीनियर अधिकारी क्यों ना हो। दूसरी तरफ अगर कोई फर्जी आरोप लगाकर मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक उदाहरण बन जाए, इतनी कड़ी सजा उसको मिले कि आगे कभी किसी ईमानदार अफसर पर उंगली कोई ना उठा सके। बहरहाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह पर है। अब ये दूध का दूध पानी का पानी करने में लगे हुए हैं। देखना होगा कब सब चीजें देश के सामने आती हैं। वंदे मातरम।